हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज तारीख हो गई है 8 फरवरी 2025। शुरू करते हैं हम आज की डेली करंट अफेयर की क्लास। स्वागत है आप सभी का। तो ये करंट अफेयर की क्लास नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हम इसमें कवर कर रहे हैं, और ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सिर्फ वही मैं इसमें लेके आ रहा हूँ, जो आपकी स्टेट पीएससी के लिए और कई बार यूपीएससी में भी, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट पीएससी को टारगेट कर रहे हो, अलग अलग स्टेट की, तो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल के लिए, एनटीपीसी के लिए और बाकी सब एग्जाम्स के लिए, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल सब एग्जाम्स में आते हैं, तो इन सारी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट। और अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम 8 फरवरी 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से कट कर दिया है, 0.25% कम कर दिया है। और अब जो न्यू रेपो रेट है वो हो गई है 6.25%। तो ये जो रेपो रेट है ये आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दी है। और ये जो चेंज हुआ है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो चेंज हुआ है वो लगभग 5 साल के बाद हुआ है। लगभग 5 इयर्स के बाद आरबीआई ने अपनी रेपो रेट में कम किया है। लगभग 5 साल के बाद। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में कि 22 मई 2020 को आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कम करी थी, लगभग 4 पॉइंट के आसपास कर दी थी। और उसके बाद से जो रेपो रेट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और आज 7 फरवरी 2025, लगभग 5 साल हो गए हैं। तो अब आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 6.5 से कम करके 6.25 कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि लगभग 5 साल के बाद ये हुआ है। अब रेपो रेट के बारे में और आरबीआई के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो पहले हम देखते हैं कि रेपो रेट होती क्या है। तो रेपो रेट बेसिकली वो रेट होती है जिसपे आरबीआई बैंक को लोन देता है। जो कमर्शियल बैंक्स होती है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई से भी लोन लेती है। तो आरबीआई, तो रेपो रेट वो है जिसपे आरबीआई से मनी जाती है बैंक के पास। इससे बैंक जो है आरबीआई से जब मनी लेती है, पैसा उधार लेती है लोन पे, तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है जो जनरली जो इंटरेस्ट रेट होती है। अब बैंक किसको लोन देगी? पीपल को, लोगों को लोन देगी। तो रेपो रेट का बहुत इंपैक्ट होता है कि बैंक पीपल पे कैसे इंटरेस्ट रेट लगा रही है। जैसे होम लोन है, पर्सनल लोन है, ठीक है, कार लोन है, बाइक लोन है, जितने भी लोन है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है रेपो रेट का। अगर रेपो रेट कम होती है तो ये जितने भी लोन है ये भी, इनकी रेट भी कम हो जाएगी, इसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। जैसे पर्सनल लोन है, होम लोन है, इनकी रेट भी कम हो जाएगी। तो उससे जीडीपी में भी ग्रोथ मिलेगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, लोग ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। इंडस्ट्रीज को और जो फैक्ट्रीज है उनको भी, बिजनेस को भी लोन मिलेगा। तो जीडीपी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर रेपो रेट कम होती है तो जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ेगी। तो ये रेपो रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। अब रेपो रेट जो है आरबीआई डिसाइड करता है, और इसके लिए एक बेसिकली कमेटी बनी हुई है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कमेटी कहते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति जो कमेटी है, ये कमेटी आरबीआई की रेपो रेट को जनरली डिसाइड करती है कि कितनी रेपो रेट होना चाहिए। और इस कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें 3 जो है वो आरबीआई से होते हैं, और तीन तीन ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं इसमें। 3 जो मेंबर होते हैं आरबीआई में, उनमें से एक आरबीआई का गवर्नर होता है, एक आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर हो सकता है कोई भी, और एक जो मॉनेटरी पॉलिसी के संबंधित जो इंचार्ज है वो होता है। तो ऐसे 3 आरबीआई के होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अपनी तरफ से। ऐसे 6 लोग होते हैं, वो मिलके फिर मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या उसमें चेंजेस होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखा। और आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 अप्रैल 2035, सॉरी 1935 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी आरबीआई की। और तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट्स देखी। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमूल विल स्टैब्लिश वर्ल्ड लार्जेस्ट कर्ड प्लांट एट कोलकाता। वर्ल्ड का सबसे बड़ा दही का प्लांट स्टैब्लिश होगा, और ये अमूल स्टैब्लिश करेगा। और ये कहां पर स्टैब्लिश होगा? तो कोलकाता में। तो ये 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि अमूल जो है ये स्टैब्लिश करेगा, जगह का नाम कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कोलकाता में स्टैब्लिश होगा। और दुनिया का ये सबसे बड़ा कर्ड का प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा दही का प्लांट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज अचीव्ड टारगेट ऑफ 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी। ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इंडिया ने अपनी जो रिन्यूएबल है, जो नवीनीकरण ऊर्जा है, उसमें सोलर कैपेसिटी को, सोलर एनर्जी को 100 गीगावाट तक हमने बनाने की कैपेसिटी जनरेट कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि 100 गीगावाट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक लगभग 500 गीगावाट कैपेसिटी जनरेट करना है। सोलर एनर्जी की 500 गीगावाट तक कैपेसिटी जनरेट करना है 2030 तक, और अभी 2025 तक इंडिया ने 100 गीगावाट को अचीव कर लिया है। फिर इसमें और बहुत ज्यादा इसमें वर्क करने की यहाँ पर जरूरत है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको अगर प्रीवियस डेटा से मिला के देखें, तो अगर हम 2004 से 2014 का अगर डेटा देखेंगे, तो उसमें लगभग 2.3 के आसपास, 2.3 गीगावाट के आसपास सोलर एनर्जी हमारी इतनी कैपेसिटी जनरेट हुई थी। मतलब 2004 से 2014 का जो 10 साल का पीरियड था, उसमें 2.3 लगभग 2 से 3 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करने की हमने कैपेसिटी बनाई। लेकिन ये जो 2014 से लेकर 2024 का टाइम पीरियड था, इसमें बहुत बड़ा इंडिया ने डेवलपमेंट किया और 100 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी हमने डेवलप करी है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और नेक्स्ट टारगेट है कि इंडिया 2030 तक इंडिया को 500 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी डेवलप करना है। चलिए, और ये जो टारगेट है 100 गीगावाट का, ये बेसिकली 2022 का टारगेट था कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। बट पैंडेमिक का टाइम और कोरोना का टाइम वो सब चीजें हो गई थी, इसलिए 2024 में हमने 2025 तक आते आते हमने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इन इंदौर एंड भोपाल मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट सिटीज हैज डिक्लेयर्ड बेगिंग अ क्राइम। बेगिंग को, भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है। सबसे पहले इंदौर ने घोषित किया था, और उसके बाद रिसेंटली भोपाल ने भी बेगिंग को क्राइम घोषित कर दिया है। और इसमें दोनों चीज इंक्लूड है, बेगिंग देना और लेना, भीख मांगना और देना, दोनों चीज इसमें क्राइम डिक्लेयर कर दी है इंदौर और भोपाल दोनों सिटी में। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं। आईआईटी मद्रास हैज लॉन्च्ड फर्स्ट कैंसर जीनोम डेटाबेस फॉर रिसर्च ऑन कैंसर डिजीज। ठीक है, अपना पहला जीनोम डेटाबेस जो ह्यूमंस के जो जीन्स होते हैं उसका पूरा एक डेटाबेस तैयार किया है आईआईटी मद्रास ने, ताकि कैंसर में शोध के लिए, कैंसर में रिसर्च के लिए हेल्प हो सके। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कैंसर जो होता है वो हम जानते हैं कि कैसे जो हमारे सेल्स होते हैं उसकी एक अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। अनियंत्रित तरीके से जब सेल बढ़ते हैं तब कैंसर की बीमारी होती है, और इसको ट्रीट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है इसको ठीक करना। तो इसके लिए एक जीनोम डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा कि ह्यूमन का जो जीन्स है, हमारे इंडिया के जो पीपल है उनका जीन्स किस तरीके से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो ये एक कैंसर में रिसर्च करने में काफी हेल्प करने वाला है। तो ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ हम चलते हैं। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज डिक्लेयर्ड इनलैंड मैंग्रोव साइट गुनारी। गुनारी जो कि एक मैंग्रोव साइट है, इनलैंड है, तो गुनारी साइट गुजरात में है, उसको फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। ये अंतर्देशीय मैंग्रोव साइट गुनारी को राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायरेक्ट नेम हो जाता है, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि गुनारी साइट जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये क्या है। तो ये एक इनलैंड मैंग्रोव साइट है, अंतर्देशीय मैंग्रोव साइट है। मैंग्रोव क्या होते हैं? तो मैंग्रोव बेसिकली प्लांट्स होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में ग्रो होते हैं। जो सेलाइन वाटर है, जो खारा पानी है, जहां पर जो समुद्र है वो धरती से मिल रहा है, जो खारा पानी है जमीन से मिल रहा है, जहां पर जो खारा पानी है वहां पर मैंग्रोव साइट्स, मैंग्रोव के प्लांट्स ग्रो होते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता के लिए। तो मैंग्रोव साइट्स को, जो कि गुनारी साइट डायरेक्ट नेम एग्जाम में आता है, तो ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है गुजरात की। और सबसे बड़ी अगर मैंग्रोव साइट की बात करेंगे इंडिया में, तो वो सुंदरबन है। सुंदरबन इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव साइट से, पूरे इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव साइट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और इसका बांग्लादेश में भी एरिया लोकेटेड है। नेक्स्ट करंट अफेयर हम देखते हैं। इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है कि हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे अभी भी चाइना है, क्योंकि काफी सारा परसेंटेज ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होता है। और सेकंड नंबर पे इंडिया बन चुका है। पहले सेकंड नंबर पे वियतनाम था, बट इंडिया ने उसको पीछे छोड़ के इंडिया सेकंड नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैती, और आईआईटी इंदौर दोनों ने मिलकर एग्री हब एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एग्री हब ये क्या है? तो ये एआई ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एग्री हब, एग्री हब क्या है? ये एक कह सकते हैं एआई से संबंधित है, ताकि एग्रीकल्चर को चेंज कर सकें, एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशनाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर में एआई के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। यहाँ पे एआई से संबंधित कई सारे रिसर्च होंगे, कई सारे डेवलपमेंट होंगे, जिससे एग्रीकल्चर को हेल्प मिलेगी। चाहे वो वाटर से संबंधित हो, वेदर से संबंधित हो, मौसम से संबंधित,
कई सारी चीजें जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, वहां पे इसमें रिसर्च होगी और इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। तो एग्री हब एक एआई ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये एक डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन आता है। किस चीज के लिए है, तो ये इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित है, ताकि एग्रीकल्चर में चेंजेस हो सके। और ये किसने डेवलप किया है, तो ये मैती और आईआईटी इंदौर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और आईआईटी इंदौर है, दोनों ने कोलेबरेट करके ये डेवलप किया है। तो यहाँ से ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और किसने डेवलप किया है। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन हम एग्जाम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने एक मास कैंपेन लॉन्च किया है, वाटर शेड यात्रा। और नाम से हमें लग रहा है कि वाटर शेड से संबंधित है, तो ये वाटर शेड में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, किस चीज से संबंधित, वाटर शेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो वाटर शेड एरियाज होते हैं, वहां पे लोगों का पार्टिसिपेट बढ़ाने के लिए, लोगों का कम से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि वाटर शेड को हम कंजर्व कर सके, उनको बचा सके। जो वेटलैंड साइट्स हैं, वाटर शेड एरियाज हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वाटर शेड यात्रा। और यहाँ पर यह चीज भी ध्यान रखिएगा किसने ये स्टार्ट किया है, क्योंकि डायरेक्टली इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज ऑर्गेनाइज्ड द वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 का। जो वर्ल्ड आर्द्र भूमि दिवस है वो कहां पर सेलिब्रेट हुआ है 2025 का, तो वो सेलिब्रेट हुआ है गोंडा यूपी में। ठीक है, पहला इसमें चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहां पर सेलिब्रेट हुआ है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 गोंडा यूपी में सेलिब्रेट हुआ है, वहां पर मनाया था। अब वहां पर एक पर्टिकुलर साइट्स है जो कि रामसर साइट है, पार्वती आर्गा रामसर साइट्स, जो कि गोंडा यूपी में ही है। तो वहां उस पर्टिकुलर साइट्स पर ये सेलिब्रेट हुआ। और इसकी थीम क्या थी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर वर्ल्ड लेवल का, नेशनल लेवल का जब प्रोग्राम होता है, तो कोई भी इनिशिएटिव है या कोई प्रोग्राम है, तो उसकी 2025 के लिए थीम क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बार हमारी थीम थी कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। तो ये इस 2025 की, ये तो वेटलैंड डे की थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है, गोंडा यूपी में सेलिब्रेट हुआ है। दूसरा, वहां पर एक साइट्स का नाम है पार्वती आर्गा रामसर साइट्स, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये साइट कहाँ पर है। तो एक रामसर साइट है जो कि वेटलैंड, जिन वेटलैंड को हमें बचाना है, उन वेटलैंड को, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के जो वेटलैंड है उनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। तो पार्वती आर्गा रामसर साइट ये गोंडा यूपी में है, और इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड डे वहां सेलिब्रेट हुआ है। इसकी थीम क्या है, तो थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा बाय लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल। कब होगा, तो 20-21 फरवरी को ये ऑर्गेनाइज होगा। तो इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, ये जगह का नाम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये कुछ नेशनल करंट अफेयर्स हमने देखे हैं जो 8 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट है। आज अब हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज, तो अर्जेंटीना ने अनाउंस कर दिया है कि वो खुद को WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उससे वो अलग कर लेंगे। और ये हम देख रहे हैं कि रिसेंटली कुछ दिनों में काफी हो रहा है। सबसे पहले यूएसए ने अपने आप को WHO से अलग अलग किया था, फिर यूएसए ने अपने आप को UNHRC से भी अलग कर लिया, जो ह्यूमन राइट कमीशन है। ये हमने कल की करंट अफेयर न्यूज में देखा था। और उसके बाद यूएसए के बाद में फिर इसराइल ने भी UNHRC, ह्यूमन राइट संगठन से खुद को अलग कर लिया। अब उसके बाद अर्जेंटीना ने भी WHO से खुद को अलग कर लिया है। तो ये यूएसए के बाद काफी सारी ये चीजें हमको देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर रहे हैं। अगला है कि इंडिया बिल पे एक इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय बीकन, एक कंपनी है, और यस बैंक के साथ बीकन और यस बैंक दोनों ने कोलैबोरेट करके ये लॉन्च किया है, इंडिया बिल पे। और ये क्यों किया है, ये इंडियन इमिग्रेंट्स, जो इंडिया के जो पीपल जो कनाडा में जाते हैं, वहां पर रहते हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है इंडिया बिल पे। अब नाम से हमें लग रहा है कि बिल पे, तो जो कई सारे बिल्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, अलग अलग बिल हो, उसको हम इजीली पे कर सकते हैं इंडिया में यूपीआई के थ्रू। तो कनाडा में जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, जो इंडिया के पीपल कनाडा गए हैं किसी भी रीजन से, वहां से अगर उनको बिल पे करना है, इंडिया के अगर उनको बिल पे करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए इंडिया बिल पे एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। और नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बीकन कंपनी ने यस बैंक के साथ, क्योंकि इंडियन बैंक का भी कोलैबोरेट तो करना पड़ेगा,
तो इस दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इंडिया बिल पे डायरेक्टली नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और कनाडा यहाँ पर ध्यान रखना है कि कनाडा में ये लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं कि यूनेस्को लॉन्चेस ओशन कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट कैरेबियन और नदर्न ब्राजीलियन शेल। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड्स के आसपास का, नदर्न ब्राजीलियन आसपास का जो अटलांटिक ओशन में का जो एरिया है, वहां पे समुद्र का जो शेल्फ है उसको बचाने के लिए यूनेस्को ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और नाम है ओशन कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने देखे आज 8 फरवरी के लिए। होप ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए डेली करंट अफेयर की क्लास के लिए और अलग अलग एग्जाम्स के अपडेट के लिए। थैंक यू।